हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, लंबाई को हम एल और क्रॉस सेक्शन को ए का तार है, दिए गए में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? लंबाई का होगा या क्रॉस सेक्शन का होगा? किसकी सबसे अधिक होगी? तो ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन तो और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आप यहाँ वहाँ भटक रहे होते, सिंपल पेपर गाइड उठा उठा के एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे होती हो, लेकिन एग्जामिनर जो है सारे के सारे जो है आपके टेक्स्ट बुक से उठा कर दे देता है। तो आपकी सारी मेहनत धरा के धरा रह जाता है और कोई बच्चा सोचता भी नहीं है कि सारे जो थे एनसीईआरटी से ही होता है। और मैं भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करता हूँ, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन बच्चों को समझाता हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और आपके समक्ष एनसीईआरटी के ही लाइन यहाँ पर लाया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन समझ गए होगे और आप लिख भी लिए होगे, इतना विश्वास है मुझे। देखिए, लंबाई अगर एल है और क्रॉस सेक्शन ए है, कतार है, दिए गए में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? लंबाई का होगा कि क्रॉस सेक्शन का होगा? देखिए, ए ऑप्शन बोलता है लंबाई दुगना हो जाएगा, इसके कारण क्षेत्रफल आधा रह जाएगा, यानी एरिया जो होगा आधा हो जाएगा। बी बोलता है लंबाई 3 गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल दुगनी हो जाएगी। और सी लंबाई आधी और क्षेत्रफल दुगनी हो जाएगी। या डी बोलता है मूल तार पे डिपेंड करेगा। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी आधारित है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे जनरल सी बात बता दूं कि मूल तार पर तो निर्भर नहीं करेगी, ये तो बिल्कुल गलत है। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऐसा तो होना संभव नहीं है। क्योंकि लंबाई और क्रॉस सेक्शन का यानी एरिया का प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि जितने भी तार को हम क्रॉस सेक्शन करते हैं उतना ही तार पे जो है वोल्टेज जो है ड्रॉपेट हो जाती है। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितनी लेंथ होगी तार की, आपने देखा ही होगा कि मान लीजिए आप एक पाइप होता है, बहुत लंबी पाइप होती है और पानी के जो है नल आप खोल देते हो, तो वो पानी को बाहर पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है, लगता है कि नहीं? पर मान लीजिए वो तार छोटा होता है, यानी पाइप छोटा होता है, और आप पाइप जैसे खोलते हो कैसे फटक से पानी पहुंच जाता है। तो यानी जितनी लंबाई होगी उतनी ही यहाँ पर प्रतिरोध जो है रहेगी। तो कम प्रतिरोध किस कारण लगेगा? तो यहाँ पर पहला है लंबाई दुगनी कर देने से क्षेत्रफल आधा होगा। तो ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि लंबाई दुगनी करने से कम कैसे हो सकता है? प्रतिरोध सबसे कम कैसे रहेगा? ठीक है, लंबाई 3 गुना कर दिया जाए, ये तो और भी ऑड की बात बता रहा है। और क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए, देखिए ये दुगना और 3 गुना की बात कर रहा है, ये तो होना संभव नहीं है। ऑप्शन सी देखा जाए तो लंबाई आधी और क्षेत्रफल दुगनी, हाँ ये हो सकता है। अगर क्षेत्रफल हम दुगनी कर दें या लंबाई आधी कर दें तब कम हो सकता है, क्योंकि ये सही है। अगर मान लीजिए कोई पाइप है, अगर जितना पाइप का अगर क्षेत्रफल होगा, जितनी क्षेत्रफल होगा उतना ही जो है बहुत टाइमिंग लगेगी उसको पानी आने में। जैसे मान लो एक नाला है, नाले में अगर पतली नाली है तो पानी फटाक से पहुंच जाएगा आपके पास। अगर नाली मोटी है, बड़ी है, दुगनी है, तो उसको पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन हमसे पूछा था, दिए गए में किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? तो लंबाई आधी कर दे जाए और क्षेत्रफल दुगना। क्षेत्रफल जितना दुगना कीजिएगा, क्षेत्रफल दुगना रहेगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी भी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध दिए गए मापदंडों में किस पर निर्भर करता है? एक विशिष्ट प्रतिरोध जो होती है वो किस मापदंड पर जो है निर्भर करता है, किस बेस पे कार्य करता है? क्या ए तार की लंबाई पे, बी तार के क्षेत्रफल पे, या सी इसमें से करंट प्रभावित हो रहा है उस पे, या डी तापमान पे? क्वेश्चन काफ़ी आसान है, सरल है। आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हो। तो आप अपने नोटबुक पे इसको नोट कीजिए, फिर भी मैं समझाता हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन, बोला है यहाँ पर क्लियर कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेशल प्रतिरोध यानी कंडक्टिविटी दिए गए मापदंड में किस पर निर्भर करेगा? तो जर्नल सी बात है, तार की लंबाई पे तो निर्भर नहीं करेगा। ये तो बात सही है कि तार की लंबाई पे निर्भर नहीं करेगा, ये गलत है।
बी तार का क्षेत्रफल भी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रखता है, और इसमें से करंट प्रभावित हो रहा है, इस पर निर्भर तो करेगा ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन सही है, तापमान। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध दिए गए मापदंड में से किस पर निर्भर करेगा, तो तापमान पर निर्भर करेगा। तापमान जैसा रहेगा वैसा ही इसका मापदंड पे खड़ा उतरेगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही है, आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते हो, इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरणों को समांतर संयोजन में कुल विद्युत शक्ति कितनी होगी। देखिए, विद्युत उपकरण जो होती है यानी आपके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, ये सारे जो आप यूज़ करते हो घरों में, विद्युत उपकरणों को अगर हम समांतर संयोजन में करें तो कुल विद्युत शक्ति क्या होगी। क्या ए वृद्धि हो जाएगी, यानी विद्युत शक्ति में क्या ए वृद्धि होगी, बी कमी होगी, या सी नहीं बदलता है या वो वही रहेगी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आप मान लीजिए विद्युत धारा आपके घर में आता है, आप कई इंस्ट्रूमेंट चलाते हो, तो इस पे जो है उसे कुल विद्युत शक्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन डायरेक्ट और क्लियर है, ये जर्नल क्वेश्चन है, नॉलेज वाली है। अगर मान लीजिए आप अपने घरों में टीवी चला देते हो, फ्रिज चला देते हो, सब चला देते हो, तो क्या होता है, क्या वोल्टेज डाउन हो जाता है डायरेक्टली, नहीं होता है ना। तो ये क्वेश्चन भी यही है और आंसर भी ईजी है। देखिए, जो यहाँ पर विद्युत धारा शक्ति में वृद्धि तो होगा नहीं, यानी बढ़ेगा तो नहीं, जितना रहेगा उतना ही रहेगा ना, कमी भी नहीं होगी और नहीं बदलता, ये तो बात भी अजीब सा है। तो इसका डी ऑप्शन वही रहेगा, यानी वही रहेगा। जो विद्युत धारा आपके घर में प्रभाव आ रहा है, आप जितना मर्जी इंस्ट्रूमेंट चला लो, उसकी विद्युत धारा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ प्रभाव पड़ेगा भी तो कहाँ पड़ेगा, आपके मीटर पे पड़ेगा। जितने इंस्ट्रूमेंट चलाओगे उतनी बिल उठेगा, तो इसका प्रभाव सिर्फ मीटर पे पड़ेगा, आपकी विद्युत धारा पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। यानी डी ऑप्शन सही है, प्रभाव वही रहेगा, तो वही रहेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर इसका बन जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चार्ज कैसे प्रभावित होगा। जो चार्ज होता है वो कैसे प्रभावित होगा विद्युत में, यानी चार्ज कैसे प्रभावित होगा। ए, उन्हें गर्म करके होगा प्रभावित, बी, संभावित अंतर लागू करके यानी पोटेंशियल डिफरेंस को लागू करके किया जा सकता है, या इन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। बात तो यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर है कि चार्ज कैसे प्रभावित होगा। ठीक है, चार्ज कैसे प्रभावित हो सकता है। देखिए, इनमें से कोई नहीं की तो बात होगी नहीं, क्योंकि इसमें से दोनों बात काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बताई गई है। सी दोनों तो हो नहीं सकती, यानी सी डी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। तो ये आपके पास या सिर्फ यहाँ पर द्वंद्व रहा ए और बी में। तो आप ए और बी में देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो आप अपना आंसर जो है नोट कर चुके होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो बात यहाँ क्लियर है कि चार्ज कैसे प्रभावित होगा। देखिए, उनमें गर्म करके तो होगा नहीं। अगर मान लीजिए वायर को अगर आप गर्म कर दोगे तो क्या ये इसमें चार्ज प्रभावित होने लग जाएगा, ऐसा कभी हुआ है क्या। तो इसका ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। तभी मैंने कहा था ना कि इनमें से जो दोनों को, तो चलिए सी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया था, कि उन्हें गर्म करके कहाँ से हो सकता है। कोई चीज़ को अगर गर्म करोगे तो क्या विद्युत धारा प्रभावित होने लग जाता है, संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रखता है चार्ज संभावित अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस लागू करके। और पोटेंशियल डिफरेंस जितनी रहेगी यानी संभावित अंतर रहेगा, उतना ही चार्ज प्रभावित होगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी सही है, इसका संभावित अंतर लागू करके जो है हम चार्ज को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन क्लियर है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा की एसआई इकाई है। क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा की एसआई इकाई है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी जो है सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाता है। जब भी कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछी जाती है और आप इसी में उलझ जाते हो क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं हुआ होता है। तो यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा एसआई इकाई है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, क्या उसे ओम कहते हैं, या इसे एम्पियर कहते हैं, या इसे वोल्ट कहते हैं, या फैराडे कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अपना आंसर जो है चूज़ कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, और कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्लियर है। देखिए, जिसको पता होगा वो डायरेक्ट आंसर बताएगा। ठीक है, इसमें आंसर कुछ भी नहीं सोचने वाली। हम विद्युत धारा को जो है एम्पियर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, यानी विद्युत धारा का सही यूनिट जो होती है वो एम्पियर होता है। यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बी जो है एम्पियर।
तो ये ऑप्शन आपका सही है, आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो।